हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुविजन बेस राकेश सर के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। और आप लोग का बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल आ गया है, तो 24 फरवरी से स्टार्ट होगा, आपको पता ही होगा। फिलहाल और मैराथन क्लास लेकर के आया हूं, और जैसे हर चैप्टर का हम बताएंगे आपको, और एक ही दिन में इसको हम समाप्त करेंगे। यानी कि जो भी लगेगा 1.5 घंटे 2 घंटे जो भी होगा। और वास्तविक संख्याएं लेकर के आया हूँ। इसमें हर टाइप के क्वेश्चन, जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सब आपको बताएंगे। हम क्वेश्चन लेकर के चलेंगे, उसमें जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको हम अलग से उसमें यहाँ पर डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है ना। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में बात करते रहेंगे। तो आइए, पहले टाइप के क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अक्सर यही क्वेश्चन हमेशा आता है। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। ये एक क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहिए एक प्रकार से। एक आता है, सिद्ध कीजिए कि। मैं हर टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा, आप परेशान ना हो, सब इसी में से आना है। सिद्ध कीजिए कि, चलिए √2 ले लेते हैं। √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब जो भी कॉन्सेप्ट इसमें आएगा हम सब अलग से लिखवा देंगे। क्या है बताइए, क्या लिखा है? सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या। अब एक टाइप का क्वेश्चन अगर ये √2 अगर हम सिद्ध कर ले गए, है ना, तो इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए कि सिद्ध करो √7 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो सब इसी तरह करेंगे, है ना। तो एक टाइप का क्वेश्चन इसको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं, और जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आएगा वैसे वैसे हम आपको यहाँ पर क्लियर करते चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रूव, है ना, ये होता है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं भाई हमें सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब यहाँ बेटा ये मान के चलेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है। एक क्या मान लेते हैं बोलो? परिमेय संख्या। कह रहा है अपरिमेय है, हम मान के चलते हैं परिमेय संख्या है, और दिखा देंगे बेटा कि हमने जो माना है वो गलत है। इसका मतलब जो भी होगा वो क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा। चलिए शुरू करते हैं। माना √2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ? अतः √2 को आप क्या लिख सकते हैं? P/Q। यहाँ लिखना होगा, क्या लिखना होगा? जहां, अभी इसको समझाता हूं, P, Q सह अभाज्य। सह अभाज्य क्या होता है अभी समझा रहा हूं। सह अभाज्य पूर्णांक संख्या है, तथा ये बताना पड़ेगा कि Q क्या है? नॉन जीरो है। Q जीरो नहीं होना चाहिए। अब कोई पूछे सहअभाज्य संख्या क्या होता है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं सहअभाज्य संख्या क्या होता है, थोड़ा हल्का सा समझ लीजिए। सहअभाज्य संख्या ऐसी दो संख्या, ऐसी दो संख्या जिसका, अभी और समझाएंगे, महत्तम समापवर्तक, अभी समझाता हूं इसको। महत्तम समापवर्तक 1। जैसे मान ले लिया 6 कामा ले लेते हैं 7 ले लेते हैं। तो बेटा यहाँ देखिए 6 और 7, क्या ये सहअभाज्य संख्या है? हाँ है। क्यों? क्योंकि महत्तम समापवर्तक यानी कि GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी कि 6 और 7 को कौन काटेगा? सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक ही काटेगा। एक के अलावा कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो 6 और 7 को काट दे या डिवाइड कर दे, विभाजित कर दे, है कि नहीं। तो 6 7 क्या होगा यहाँ पर? सहअभाज्य संख्या। बात समझ में आया? या आप ऐसे कह सकते हैं कि इनमें कोई भी एक के अलावा, इनमें ऐसी दो संख्या जिनमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, है ना। मतलब 6 और 7 को और 1 के अलावा कोई ना काट पाए, तो ऐसे क्या बोलेंगे बोलो? इसे बोलेंगे सहअभाज्य संख्या। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? एक और ले लेते हैं। मान लीजिए ले लिया 4 कामा ले लेते हैं 9। 4 कामा 9। अब बताइए 4 कामा 9 को कौन काटेगा? 1 के अलावा ऐसे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है जो इन दोनों को काट दे।
या ऐसा कोई संख्या नहीं है जो 4 को भी काटे और 9 को भी काटे, 4 को भी विभाजित करे और 9 को भी विभाजित करे, ऐसा कोई संख्या नहीं है एक के अलावा। इसका मतलब ये 4 और 9 क्या है बेटा? सह आभाज्य संख्या। इतना समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके बताइएगा। हम आगे बात करते हैं। ये हो गया सह आभाज्य संख्या। आप ऐसा कह सकते हैं, ऐसी दो संख्या जिनमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो उसे क्या कहते हैं? सह आभाज्य संख्या कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे बात करते हैं। जो भी जरूरत पड़ेगी फिर लिखवा देंगे, इसको नोट कर लेना। अब आइए आगे बात करते हैं। अब रूट टू इक्वल क्या है? पी बटे क्यू। अब यहाँ क्या करेंगे बेटा? यहाँ पर जिसके बेटे क्वेश्चन इसके बेटे एक कर लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या आएगा? पी बराबर क्या आएगा? अंडर रूट टू क्यू। अरे पी इक्कम पी और रूट टू को क्यू में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? यहाँ रूट को हटाना है। रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आएगा वैसे वैसे आपको हम बताएंगे। क्या आएगा? पी स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा? 2 क्यू स्क्वायर। क्या आएगा? 2 क्यू स्क्वायर, है ना? ये हो जाएगा। पी स्क्वायर हो जाएगा, रूट टू को मतलब वर्ग करेंगे तो 2 आ जाएगा और क्यू स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अब बेटा यहाँ 2 गुणे में है ना, तो 2 जब गुणे में है और इधर आए क्या होगा? बटे में हो जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर बटे 2। अरे भाई आप इसको ऐसे लिखिए, यानी कि पी स्क्वायर बराबर क्या है? 2 इंटू क्यू स्क्वायर। तो 2 यहाँ गुणे में है, इसको लिख सकते हो पी स्क्वायर बटे 2 बराबर क्या होगा? क्यू स्क्वायर। चाहे ऐसे लिखिए, चाहे इसको पहले लिख दीजिए, इसको बाद में लिख दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्यू क्या है? पूर्णांक संख्या है। क्यू अगर पूर्णांक संख्या है तो स्क्वायर करेंगे वो भी पूर्णांक संख्या होगा। यानी कि 2 से, अच्छा एक चीज और जान लेना है, एक चीज और जान लो कि अगर अगर मान लीजिए, अगर नोट कर लीजिए बेटा, अगर समझना है थोड़ा सा हल्का सा समझ लीजिए, हल्का समझ लीजिए। अगर पी क्या है? अभाज्य संख्या है। कोई बताएगा अभाज्य संख्या क्या होता है? मान लेते हैं, नोट करके इसको यूज करना है। माना पी क्या है? अभाज्य संख्या है। पी क्या है? अभाज्य। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसमें ऐसी संख्या जो एक से कटे और स्वयं से विभाजित हो, एक से और स्वयं से विभाजित हो, यानी कि ऐसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब क्या है? अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि ये ऐसी संख्याएं हैं जो एक से कटेगा और स्वयं से विभाजित होगा। कटेगा मतलब विभाजित होगा, और उसके अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर। अगर p अभाज्य संख्या है और p a स्क्वायर को विभाजित करता है तथा p क्या करें? a स्क्वायर को विभाजित करता है। अगर p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 100% p क्या करेगा? a को विभाजित करेगा। ये नोट कर लीजिए, रिजल्ट है, ये नोट कर लीजिए। विभाजित करेगा जहां ए क्या है? धन पूर्णांक है या धनात्मक पूर्णांक है, लिख सकते हो जो धन पूर्णांक। बोल बेटा, पी क्या है? अभाज्य संख्या। पी क्या हो? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित ना हो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। अगर पी अभाज्य संख्या है, अब पी अगर ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो 100% पी ए को विभाजित करेगा। ये रिजल्ट है बेटा, इसको नोट कर लो। जैसे मान लीजिए यहाँ क्या है? मान लीजिए 3 लिखा हो, अब यहाँ क्या है? यहाँ लिख दिया जाए 9 के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। अब बताइए 9 के स्क्वायर विभाजित करेगा नहीं करेगा? 9 9 81, 81 बटे 3 से विभाजित हो जाएगा, और 3 से अगर विभाजित हो गया तो 9 भी क्या हो जाएगा? 3 से विभाजित हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर? तो बेटा नोट कर लो, अगर p अभाज्य संख्या है, p अगर a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 100% p a को भी विभाजित करेगा। आप इसको चेक कर सकते हो। बस ये क्या होना चाहिए? अभाज्य। अगर उस किसी नंबर के स्क्वायर को, कोई भी अभाज्य संख्या किसी नंबर के स्क्वायर को अगर विभाजित करता है तो उस नंबर को भी विभाजित करेगा। ये 100%, ये ट्रू है रिजल्ट।
ठीक है ना। अब आइए आगे बात करते हैं। मैंने कहा था कि जो जो कॉन्सेप्ट आएगा वो बताते चलेंगे, हम अलग से कॉन्सेप्ट मतलब क्या पहले बता करके आगे नहीं बढ़ेंगे। जो जो क्वेश्चन है अभी इसको बता दिया, तो अब कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप इस तरह कर ले जाएंगे। अब यहाँ देखो, इसका मतलब क्या, जो क्यू पूर्णांक है तो क्यू स्क्वायर भी पूर्णांक होगा। अब यहाँ देखिए, 2 से पी स्क्वायर को क्या कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं। अगर 2 से पी स्क्वायर को विभाजित कर रहे हैं तो क्यू स्क्वायर आ रहा है, यानी कि 2 पी स्क्वायर से विभाजित हो जाता है। क्यों? अगर कोई भी संख्या किसी नंबर से विभाजित हो जाएगा तो पक्का है वो क्या मिलेगा, पूर्ण संख्या मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? अगर विभाजित हो जाता है तो क्या मिलेगा, पूर्णांक संख्या मिलेगी। यानी कि ये पूर्णांक है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। ये समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? रट डालो इसको, विभाजित करता है, क्योंकि पी स्क्वायर अगर 2 से मतलब 2 पी स्क्वायर को विभाजित करेगा तो क्यू स्क्वायर मिल रहा है। इसका मतलब ये क्या है, पूर्णांक है। इसका मतलब 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तभी ये पूर्णांक आएगा। जैसे मान लीजिए 18 है, कोई भी संख्या हो और 2 से विभाजित करेंगे, अगर पूर्णतः विभाजित हो जाता है ना तो जो आएगा क्वोशेंट, जो भागफल आएगा वो पूर्णांक ही आएगा, पक्का है ना। अगर शेषफल शून्य हो गया तो यहाँ क्या आएगा, पूर्णांक ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भैया क्यू पूर्णांक है तो क्यू स्क्वायर करेंगे वो भी पूर्णांक आएगा, यानी कि पी स्क्वायर 2 से विभाजित हो जाएगा, पी स्क्वायर 2 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि 2 पी स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक है ना। अगर 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 पी को भी विभाजित करेगा, भी विभाजित करेगा। बेटा अगर थोड़ा कम समझ में आया तो रटो इसको, क्या करोगे, इंपॉर्टेंट है, आएगा। 2 पी को भी विभाजित करेगा। अब आइए बताइए, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे कह दीजिए कि 2 10 को विभाजित करता है, 2 10 को विभाजित करता है विभाजित करता नहीं करता। अगर 2 10 को विभाजित कर रहा होगा तो 10 को आप लिख सकते हो 2 टाइम्स, कोई भी मल्टीपल में लिख सकते हैं के। यहाँ के कितना आएगा, 5। जैसे 2 26 को विभाजित करता है, अगर 2 26 को विभाजित करेगा तो 26 को लिख सकते हो 2 इंटू के, है ना। और जहाँ के, यहाँ के क्या आ जाएगा, 13, 2 बटे 26 बटे 2 13, तो के का मान क्या होगा, 13। यानी कि अगर विभाजित कर कोई भी संख्या किसी संख्या को विभाजित करता है तो उस संख्या को उसके मल्टीपल में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, आप यहाँ पर ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 2 पी को विभाजित करेगा, इसका मतलब कि अतः आप लिख सकते हैं P बराबर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स के। P बराबर क्या हो, 2 P को विभाजित करेगा, यानी कि P को आप लिख सकते हैं 2 के मल्टीपल में, अभी समझाया हूं वैसे आप लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल क्या होगा, 4 के स्क्वायर, है ना। इसको क्या मान लेते हैं, ये समीकरण क्या हो गया, 1 मान लो, समीकरण 1। तो समीकरण 1 से पी स्क्वायर का मान रखने पर, अगर नहीं समझ में आता बताइएगा तो थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे। पी स्क्वायर का मान रखने पर, तो पी स्क्वायर का मान क्या है, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इक्वल क्या होगा, 4 के स्क्वायर। अच्छा, जहाँ के क्या है लिख दोगे, जहाँ के क्या है, पूर्णांक है, जहाँ के क्या है, पूर्णांक है, जहाँ के क्या है, पूर्णांक संख्या है, आप लिख सकते हैं पूर्णांक संख्या है। अच्छा, अब यहाँ देखिए ये 2 से कट जाएगा तो क्यू स्क्वायर इक्वल क्या लिख सकते हैं, 2 के स्क्वायर, 2 दूना 4 ना, 2 दूना 4 ये हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसको आप लिख सकते हैं के स्क्वायर इक्वल क्यू स्क्वायर अपान 2, क्यू स्क्वायर अपान 2, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ थोड़ा समझिए बात को, अब यहाँ के पूर्णांक है, स्क्वायर करेंगे वो भी पूर्णांक आएगा, यानी कि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित हो जा रहा है, क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है तभी तो पूर्णांक आ रहा है।
भाई क्यू स्क्वायर को 2 से विभाजित किया गया और जब विभाजित करेंगे तो के स्क्वायर यानी कि पूर्णांक आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट दो क्यू स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। और अभी हमने पढ़ाया है कि अगर अभाज्य संख्या किसी नंबर के स्क्वायर को विभाजित करता है तो यानी कि वो संख्या क्यू को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, है ना। बात समझे ना। अब यहाँ देखिए ये 1 हो गया, इसको हम मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ साफ साफ दिख रहा है समीकरण 2 और 3 से क्या लिखेंगे, समीकरण 2 और 3 से आप ऐसे लिखिए। यहाँ क्या आया, यहाँ 2 क्या है, P और Q का क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड। बोलो गुणनखंड है कि नहीं भाई। 2 P को विभाजित कर रहा है और 2 Q को विभाजित कर रहा है, यानी कि 2 P को भी और Q दोनों का क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा, है ना। जबकि ये क्या, जबकि P तथा Q क्या है, बोलो सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। बोलो P और Q क्या माने हो, सह अभाज्य। और सह अभाज्य का मतलब ये होता है कि P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और यहाँ क्या हुआ, 1 के अलावा क्या आ गया, 2 आ गया। इसका समझ में आया ना। 2 P और Q का क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जबकि P तथा Q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अतः हमारी परिकल्पना क्या होगा बताइए, गलत हो गया ना भाई। अगर P और Q को हम सहअभाज्य मान के चले और यहाँ पर आ रहा है कि 2 P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसका मतलब क्या होगा, अतः हमारी जो परिकल्पना है, जो हमने परिकल्पना की है वो क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। इसलिए आप कह देंगे कि भैया √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आई नहीं आई, पहले बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो रही कि नहीं हो रही, बताइए। अगर हो रहा तो आप हमको बताइए, है ना। बात समझ में आया नहीं यार। आप यहाँ पर और भी लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, है ना। ये भी लिख सकते हो कि 2 P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इस तथ्य का विरोधाभास है, इस तथ्य का विरोधाभास है कि P तथा Q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। इस तथ्य का विरोधाभास है कि P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्या है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने माना है वो क्या है, गलत है। यानी कि जो आपने मान लिया है परिमेय संख्या वो गलत है। इसका मतलब क्या होगा, √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सभी बच्चों को इतना समझ में आ रहा है? अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो बताइए, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत बोलिए। ये समझ में आया नहीं है, ऐसे ही आपको प्रूफ करना है। यहाँ पर लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हो बेटा, अगर ये इतना लिख दिए तो भी सही है, कोई किसी की हिम्मत नहीं कि काट दे। समझ में है ना, सहअभाज्य का मतलब समझ में आ रहा है, ये सब क्लियर है ना। क्योंकि हम यहाँ पर मान के चलें कि ऐसा है सहअभाज्य है, और हमने दिखा दिया भैया कि सहअभाज्य तो मान के चले, लेकिन यहाँ सब उल्टा हो गया, 2 P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने माना है वो गलत है। इसका मतलब क्या हुआ, √2 एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या है। अगर कोई कहे सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या, सेम छापना है, सेम छापना है। यहाँ √3 लिख देंगे, यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ √3, यहाँ 3, तो मतलब जहां जहां 2 है वहां वहां क्या लिख जाएंगे 3, और यहाँ क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। सेम छापना है। आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए, √3, √7, √5, √11, एक दो प्रैक्टिस कर लेना, ऑटोमेटिक्स कोई भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप कर ले जाएंगे। अब एक टाइप का और क्वेश्चन बनता है, इसी में हम उसको बताने जा रहे हैं। इतना नोट कर लीजिए और इसको आप प्रैक्टिस करिए, होमवर्क, ठीक है ना। अब आइए आगे बात करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि यहाँ क्या करना है। क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक क्या है,
अपरिमेय संख्या है, एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो देखिए अब इस टाइप का जो क्वेश्चन है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही प्रोसेस करना है, पर देखिए ये बहुत ही आसान है, ये 2 लाइन में आ जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे इसका प्रूफ करने जा रहे हैं, तो पहले आप क्या मानेंगे, माना 5 माइनस रूट 3, एक क्या मान लेंगे बोलो, परिमेय संख्या, एक क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या, एक क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या, ठीक है ना, ये मान लिए। अब परिमेय संख्या मान लिया तो क्या लिख सकते हो बोलो, अतः 5 माइनस रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा, पी बटे क्यू, जहां आपको बताना होगा पी तथा क्यू सह अभाज्य पूर्णांक संख्या है तथा क्यू इज नॉट इक्वल जीरो, हर को जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये माइनस रूट 3 है ना, तो इस रूट 3 को प्लस बनाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसे लिखेंगे 5 ये इधर है, पी बटे क्यू दाएं तरफ है, इसको बाएं तरफ लाओ, तो माइनस पी बटे क्यू। अब माइनस रूट 3 को इधर ले जाओ, आप इसको इस तरह लिख लीजिए, थोड़ा सा एक लाइन और लिख लीजिए, रूट 3 बराबर क्या हो, 5 माइनस पी बटे क्यू। अब यहाँ पर एक लाइन लिखना होगा, चूंकि पी तथा क्यू पूर्णांक संख्या है, क्या है, पूर्णांक संख्या है भाई, शाहबाज पूर्णांक संख्या भी लिख सकते हो, इतने से काम चल जाएगा, पूर्णांक संख्या है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पर, लेकिन आप समझ लीजिए। देखो बेटा यहाँ पर 5 क्या है, 5 भी पूर्णांक है, और 5 क्या है, परिमेय संख्या भी है, 5 परिमेय संख्या ना, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो पी बटे क्यू के रूप में हो, तो 5 को क्या 5 बटे 1 लिख सकते हैं, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। और पी बटे क्यू, पी और क्यू पूर्णांक है, ये भी परिमेय संख्या है भाई, क्यू क्या है, नॉन जीरो है ना, क्यू क्या है, नॉन जीरो, तो 5 परिमेय संख्या है, और पी बटे क्यू भी परिमेय संख्या होगा, तो इनका अंतर भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो आपको ये सब नहीं लिखना है, पी तथा क्यू पूर्णांक संख्या है, अतः क्या लिखेंगे, 5 माइनस पी बटे क्यू एक परिमेय संख्या है। कैसे है बता, इसको समझा भी दिया हूं भाई, 5 क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं है, जिसके बेटे क्वेश्चन उसके बेटे, और पी बटे क्यू परिमेय संख्या है ही है, तो अगर परिमेय संख्या ये, परिमेय संख्या ये, तो इनका अंतर भी क्या आएगा, परिमेय संख्या है। तो आप इसको डायरेक्ट भी ऐसे लिखिए कि पी और क्यू पूर्णांक संख्या है, अतः पूरे को लिख दो, 5 माइनस पी बटे क्यू क्या होगा, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये किसके बराबर है, रूट 3, अर्थात अर्थात रूट 3 एक परिमेय संख्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन आप बोलेंगे, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास है, इस तथ्य का विरोधाभास है, विरोधाभास है कि अभी अभी मैं प्रूव किया हूं, अभी अभी प्रूव किया हूं कि भैया रूट 3 रूट 2 रूट 5 रूट 7 क्या अपरिमेय संख्या है, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास है कि रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसको मैं प्रूव कर चुका हूं अभी, जैसे इसके पहले, अपरिमेय संख्या है। आप लैंग्वेज कुछ भी यूज कर सकते हैं, या आप ये भी ले सकते हैं, जबकि हम जानते हैं कि रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि प्रूव कर चुका हूं पहले से, इसको इसमें यूज करना है। तो अगर ये रूट, यहाँ देखिए 5 माइनस पी बटे क्यू परिमेय संख्या है, और ये किसके बराबर है, रूट 3 के, रूट 3 एक क्या होगा, परिमेय संख्या है। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास है कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है भाई, इसको प्रूव कर चुका हूं। अगर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब क्या हुआ, अतः हमारी परिकल्पना यहाँ क्या है, हमारी कल्पना, अतः हमारा परिकल्पना यानी कि जो हमने माना है वो गलत है,
इसलिए आप लिख सकते हैं क्या, 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो बेटा ऐसे ही क्वेश्चन को लिखना है, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। लैंग्वेज आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस समझ में आना चाहिए हो क्या रहा है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है ना। तो उसको डायरेक्ट बताऊंगा और ये सब चीजें आप अपना लिखना, ठीक है ना। इसको नोट कर लो, फिर आगे बात करें। अब देखिए, हम डायरेक्ट अब कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं यूज करेंगे, बस बोलते चले जाएंगे, आपको इसी तरह लिखना है। जैसे मान लीजिए लिख दिया जाए 3 + 2 √5, इसकी बात किया जाए तो आप क्या करेंगे, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसको क्या लिख दोगे, p/q के रूप में लिख लोगे, है ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ रूट को एक तरफ करना, बाकी सबको एक तरफ, तो इसको लिख सकते हो 2 √5 बराबर क्या होगा, p/q -3। और जिसके बेटे क्वेश्चन है उसको बेटे एक इसको और सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि अभी 2 है ना, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। q ठीक है, p माइनस क्या हो जाएगा, 1 से जाएगा 3q, एलसीएम लेना तो आता है सबको। फिर उसके बाद √5, यहाँ क्या आएगा, p - 3q, ये 2 गुणे में है, ये क्या होगा, बटे में हो जाएगा। अब समझो बात को, यहाँ लिखोगे सिर्फ, अगर ना समझ तो छाप डालो भाई, रट डालो, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एक क्वेश्चन आएगा पक्का है, या तो इस टाइप का आएगा, या तो फिर √2 √3 √5 √7 उस तरह आएगा। क्योंकि p तथा q क्या है, पूर्णांक है, बात समझो, p तथा q क्या है, पूर्णांक संख्या है ना। अगर p और q पूर्णांक संख्या है, तो p - 3q भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। अरे भाई, p पूर्णांक है और q पूर्णांक है, तो q में अगर 3 से गुणा कर देंगे तो वो भी तो पूर्णांक आएगा। पूर्णांक में किसी से भी गुणा करो, 3 से गुणा करो, 2 से गुणा करो, ये पूर्णांक होगा, ये भी पूर्णांक है, तो इनका अंतर भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। और q पूर्णांक है, तो 2 से गुणा करेंगे, ये भी पूर्णांक होगा, तो ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, यानी कि p तथा q पूर्णांक है, तो आप लिखेंगे p - 3q/2q एक क्या होगा, परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या हो जाएगा नहीं, क्योंकि पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या होगा, परिमेय संख्या, और बस ये नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो है। अगर ये परिमेय है तो ये किसके बराबर है, √5, यानी कि √5 क्या हो गया, परिमेय हो गया। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब जो हमने माना है वो गलत है। अतः 3 + 2 √5 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। जैसे कोई पूछे 3 √2 बताइए, 3 √2 सिद्ध करिए कि एक अपरिमेय संख्या है, तो कर लेंगे नहीं कर लेंगे, बताइए भाई, कर लोगे ना, पक्का कर लोगे, क्योंकि क्या करना है, इसको p/q के रूप में लिखेंगे, फिर √2 इक्वल क्या आएगा, p/3q आ जाएगा, फिर लिख देंगे p तथा q पूर्णांक है, अतः p/3q एक परिमेय संख्या है, और ये किसके बराबर है, √2, अर्थात √2 एक परिमेय संख्या हो गई। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब आपने जो माना है वो गलत माना है, यानी कि 3 √2 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। कुछ भी आए, कोई भी टाइप का क्वेश्चन आए, आप कर ले जाएंगे। 7 मान लीजिए लिखा हो रूट, या ऐसे लिखा हो 3 + √7 लिखा हो, इसको भी ऐसे कर सकते हैं, इसको p/q मान लेंगे, और क्या करेंगे, √7 इक्वल क्या आएगा, p/q -3, फिर कह देंगे p और q पूर्णांक है, इसका मतलब ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास है कि √7 क्या है, परिमेय संख्या है, इसका मतलब क्या हो, जो आपने माना है वो गलत माना है, यानी कि 3 + √7 एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आइए दूसरे टाइप के क्वेश्चन, एलसीएम और एचसीएफ, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। अब आइए आगे बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम, है ना। इसको अभी समझा भी देते हैं, तो ऐसे लिख दिया हो, है ना। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट काउंट फैक्टर, और महत्तम समापवर्तक शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, मासा, है ना।
तो एचसीएफ क्या होता है कि भाई जितनी संख्याएं हैं पहले आप क्या करेंगे, उसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे उसको बताइए, अभाज्य गुणनखंड। पहले बात को समझो, दोनों को समझना है, हम एक एक चीज करके इसको बता रहे हैं। पहले आप क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले समझो बात को, तो इसको और समझाएंगे बढ़िया से। तो पहले हर संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालो। हर संख्या का अभाज्य गुणनखंड देखिए 6 का, तो 6 का कैसे करोगे, 6 का तो आसान है, 2 3 6, 3 एकम 3। आभाज्य संख्या समझते हो, आपको बताया गया आभाज्य संख्या किसे कहते हैं। पहले 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से, 3 से नहीं तो 5 से, 5 से नहीं तो 7 से, 7 से नहीं 11 से, ऐसे आप विभाजित करते जाएंगे। 11 नहीं 13 से, है ना, 13 नहीं 17 से। तो 6 का तो क्या होगा, 2 गुणे 3। बात को समझो पहले। अब आइए 72 का, 72 का फैक्टर अगर नहीं होता है तो आप लोग ऐसे 2 से, भाई विभाजित करना तो आना चाहिए, है ना। तो 2 से करिए, तो 2 3 6, 1 7, 2 6 12, और 2 एकम 2, 2 8 16, और 2 9 18, और फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 3 3 9, और फिर 3 एकम 3। तो क्या लिखेंगे, 72 क्या करेंगे, 2 कितनी बार है, 1 2 3, तो 2 की घाते 3 गुणे, और 3 की घाते क्या हो जाएगा, 2। समझो बात को, तो इसको सब समझाएंगे। अभी आप समझिए, 6 का अभाज्य गुणनखंड कर लिए, 72 का कर लिए, अब 120 का कर लो। 120 का कर लीजिए, 120 का मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। 2 से, 2 छंग 12 60 हो जाएगा, 2 3 6 30 हो जाएगा, और 15 हो जाएगा, और 2 से अब नहीं कटेगा, 3 से काटो, 3 5 15, 5 एकम 5। तो ये क्या हो जाएगा, 120 का क्या होगा, अब समझो बात को, क्या आएगा, 2 कितनी है, 3 बार, और फिर उसके बाद 3 गुणे 5। अब एक एक करके आपको समझाते हैं, मासा लेते हैं। पहले क्या करेंगे, मासा। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या कह रहा है, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। अब ध्यान देना, संख्याओं मतलब 6 में, 72 में और 120 में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, यानी कि सब में उभयनिष्ठ हो, सब में क्या हो, उभयनिष्ठ हो। तो यहाँ देखिए 2, क्या 2 सब में उभयनिष्ठ है, हाँ, ये 2 की घाते 1 है, यहाँ 2 के घाते 3 है, 2 घाते, यानी कि 2 उभयनिष्ठ है। प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, यानी कि अब यहाँ देखिए 2 की घाते 1 है, 2 की घाते 3, 2 की घाते 3, यहाँ क्या होगा, सबसे न्यूनतम घात क्या है, सबसे छोटी घात क्या है। पहली बात तो 2 कॉमन है, सब में 2 कॉमन है, और उसकी न्यूनतम घात क्या है, 2 की घाते 1, तो आप लिखेंगे 2 घाते 1, फिर गुणे, इसीलिए लिखा है गुणनफल। अब यहाँ 3 देखो, 3 क्या है, सब में है, पहले पता करो 3 सब में है, इस संख्या में 3 है, इस संख्या में भी 3 है, और इस वाले संख्या में प्रत्येक मतलब सब में होना चाहिए। जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है, जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है, कौन सा, ये उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है, वो हर संख्या में होनी चाहिए, हर संख्या के प्रत्येक में होना चाहिए। तो यहाँ क्या, 6 में क्या है, 3 है, 72 में भी 3 है, 120 में भी 3 है, और इसका न्यूनतम घात क्या है, न्यूनतम घात क्या है, 1, तो 3 घाते 1। अब 5 को देख लो, तो क्या 5 सब में है, 5 सब में नहीं है, इसलिए इसकी बात नहीं करेंगे। याद रखना, ऐसे मोटा मोटा समझिए कि वो अभाज्य गुणनखंड जो सब में हो और उसका जो न्यूनतम पावर हो, जो सबसे छोटी घात हो, उसको आप उतार लेंगे। तो यहाँ 2 क्या है, सब में है, तो उसका न्यूनतम पावर छोटी घात 2 की घाते 1 है, उतार लिया। यहाँ 3 सब में है, घात सबसे छोटी घात क्या है, 1 है, तो चाहे जो लिख लीजिए, जो छोटी घात लेना बस हो गया, ये हो गया। 5 सब में नहीं है, इसलिए इसकी बात नहीं करें। तो ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर 1 मतलब 2, और गुणे 3 बराबर क्या होगा, 6। तो मासा कितना है, 6। अब इसको पढ़ो, संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। बात समझ में ना, यानी कि
अगर इसे मोटा मोटा आपको समझना है तो भैया जो कॉमन हो उसका क्या लेना है, सबसे बड़ी घात। क्या लेना है, सबसे बड़ी घात। और जो कॉमन ना हो उसको भी लिख लेते हैं, जो कॉमन ना हो उसको भी लिख लेते हैं। जैसे यहाँ आप देखिए, ये तो मासा हो गया। अब लासा देखिए, दो सब में है ना, दो सब में है। जब सब में जब हो तो उसकी सबसे बड़ी घात यहाँ क्या है, 2 का घाते 3, 2 घाते 3, 2 घाते 1, यानी कि सबसे बड़ी घात क्या है, 2 घाते 3। अगर यहाँ लिखा होता 2 की घात 4, 2 के घाते 3, 2 घाते 1, तो 2 घाते 4 लेते। सबसे बड़ी पावर तो क्या आएगा, 2 की घाते 3 गुणे 3 का सबसे बड़ा पावर क्या है, 2 है, तो 3 घाते 2। अब 5 सब में नहीं है तो भी आपको लिखना होगा। कोई और 5 यहाँ भी होता, मान लीजिए 5 क्यूब लिखा होता और यहाँ ना लिखा होता, तो 5 तो उतारेंगे लेकिन बड़ी घात के साथ उतारेंगे। किसके साथ, बड़ी घात। अगर 5 यहाँ नहीं है, यहाँ मान लीजिए 5 घात 3 मैंने लिख दिया और यहाँ 5, तो 5 तो उतारेंगे और लेकिन उसकी सबसे बड़ी घात क्या है, 3, तो 5 घाते 3 लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर नहीं है, फिलहाल यहाँ 5 है, यहाँ हमने 5 लिखा। इतना समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब इसको लिख सकते हैं कितना, 8, ये क्या हो जाएगा 9, ये क्या होगा 5, तो कितना आएगा 5 40, 4 9 36, 360। यहाँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मुझे पूरा विश्वास है ना। कोई दिक्कत बताइए, मासा और लासा लेने में कोई दिक्कत है? तो मासा और लासा में क्या होता है भैया कि मासा में पहली बात तो अभाज्य गुणनखंड वो कॉमन होना चाहिए और सबसे छोटी घात लेना है, सब में होना चाहिए और सबसे छोटी घात। लासा में क्या होता है, लासा में लघुत्तम समापवर्तक में जो कॉमन है तो उसकी बड़ी घात लेना है, तो बड़ी घात ले लिए। और जो कॉमन नहीं है उस संख्या का भी बड़ी घात लेना है ना। बात समझे ना, अभी समझाया हूँ, समझ में आ गया होगा। ये हो गया लासा, ये हो गया मासा। अब आइए आगे बात करते हैं, एक क्वेश्चन और है दूसरे टाइप का। ये तो समझ में आ गया होगा, आप सबको नहीं समझ में आता तो बताइएगा कमेंट करके, और जो क्वेश्चन ना आया उसको भी बता देंगे, ठीक है ना। चाहे 2 संख्या का मासा लिया हो, चाहे 3 संख्या का मासा, चाहे 4 संख्या मासा, सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड इस तरह कर लेंगे। और उसके बाद जो कॉमन है उसको बड़ी अगर मासा लेना है तो न्यूनतम घात ले लेना है, और लासा लेना है तो मैक्सिमम घात लेना है, और जो कॉमन नहीं है उसका भी मैक्सिमम घात लेना है, ठीक है ना। ये हो गया आपका लासा और मासा। अब आइए आगे बात करते हैं। देखिए मान लीजिए ये माना 2 संख्या क्या मान लेते हैं, 2 संख्या मान लेते हैं ए और बी, ए और बी है ना, ए और बी है। तो ये फार्मूला होता है, क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुणे मासा, ये होता है। और लोग इसको इस तरह भी लिखना पसंद करते हैं, 2 संख्या गुणनफल यानी कि ए गुणे बी। लासा को ऐसे लिखते हैं एलसीएम ऑफ ए कामा बी। मासा को इस तरह लिखते हैं एचसीएफ ऑफ ए कामा बी, है ना। एचसीएफ हाईएस्ट काउंट फैक्टर। तो लासा को आप इस तरह भी लिखते हैं एलसीएम ऑफ ए कामा बी, यानी कि ए और बी का एलसीएम जो आया है वो, और एचसीएफ ए और बी का जो मासा है वो, और यहाँ पर दोनों संख्या का गुणनफल। ये या चाहे इस तरह लिखो और चाहे इस तरह लिखो। एक क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है कि लासा 12 और 21 का दिया हुआ है। यहाँ देखो बेटा, सब लोग एक क्वेश्चन लिख देते हैं, लासा 12 और 21 का दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 84 दिया है। तो कह रहा है मासा निकालो। तो मासा किसका निकालना है, 12 कामा 21 का, ये मासा निकालना है ना। हो गया। अब यहाँ देखिए, चाहे लासा यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे लासा 12 कामा 21 और चाहे एलसीएम ए कामा बी, कोई दिक्कत नहीं है। लासा ए कामा बी गुणे मासा ए कामा बी, है ना, वही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप एलसीएम करके लिखिए, एचसीएफ करके लिखिए। अब यहाँ देखिए, तो अब इसका सलूशन देखिए,
अब देखिए एक संख्या क्या है 12 और दूसरी संख्या है 21। तो ए बराबर क्या दिया है 12 और बी बराबर क्या है 21, है ना। तो फार्मूला क्या होता है, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का अच्छा मासा 12 21 का हम क्या मान लेते हैं, मासा 12 21 का मान लेते हैं एक्स। क्या मान लेते हैं, माना, यहाँ लिख लेना भैया, माना मासा 12 और 21 का क्या मान लेते हैं एक्स। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लासा गुणे मासा ना, या आप इस तरह ना लिखिए, ऐसा जो फार्मूला के रूप में लिख लीजिए, ए गुणे बी बराबर लासा ए कामा बी गुणे मासा ए कामा बी, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए की मान क्या है 12, बी का मान क्या है 21, रख दीजिए। और लासा का क्या दिया है, लासा यहाँ लिख सकते हो, लासा ए कामा ए कितना है 12 और 21, और मासा क्या माने हो एक्स। और लासा 12 और 21 का क्या दिया हुआ है बताइए 84, है ना। गुणे क्या हो जाएगा एक्स, तो ये गुणे में है, तो ये जब गुणे में है तो इधर क्या होगा बटे में हो जाएगा, 12 गुणे 21 बटे क्या हो जाएगा 84। तो कैंसिल कर लीजिए इसको, 3 चौक 12 और 3 दूना 6, 2 8, 3 8 24, तो 4 कम 4 7 28 और 7 21, तो x बराबर 3, यानी कि मासा 12 और 21 का क्या आएगा 3 आ जाएगा फार्मूले से। तो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, मतलब लासा दिया हो, मासा दिया हो दो संख्या का, और एक संख्या दिया हो दूसरी संख्या ना दिया हो तो भी निकाल लेंगे, है ना। लासा रख देंगे, मासा रख देंगे, और ए का मान रख देंगे तो बी का मान निकल आएगा। यानी कि चारों में से ए दिया हो, बी दिया हो, लासा दिया हो तो मासा निकाल लेंगे, और मासा और लासा दिया हो, बी दिया हो तो ए निकाल लेंगे, ए दिया हो, बी दिया हो, मासा दिया हो तो लासा निकाल लेंगे, यानी कि बस इसमें फॉर्मूले में रखेंगे और आ जाएगा। कोई दिक्कत है भाई, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, दो संख्या भाई दिया रहेगा तो आप दो संख्या यहाँ रख दीजिएगा, लासा दिया तो लासा रखिएगा, मासा दिया तो मासा रखिएगा, जो नहीं दिया उसको हम एक्स मान लेंगे और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। तो आप लोगों को इतना समझ में आ रहा होगा। अब आइए एक क्वेश्चन और बताते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल प्राप्त हो। मतलब ये कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसमें 245 से 245 को भाग दें और 1037 को भाग दो, हर स्थिति में 5 क्या हो शेषफल प्राप्त हो। यानी कि जैसे हम आपसे कह दें, मान लीजिए हम ले लेते हैं मान लीजिए, अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा समझिए बात को। मैं कह दूं कि यहाँ पर ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 23 को भी विभाजित करें और 35 को भी विभाजित करें और हर स्थिति में शेषफल 2 प्राप्त हो। बात को समझिए भाई, बात को समझिए, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 23 को भाग करें, 23 को भाग करें और 35 को भी भाग करें और हर स्थिति में शेषफल क्या हो 2 प्राप्त हो। तो इसका क्या होता है, इसका ट्रिक क्या है कि जो शेषफल 2 प्राप्त हो वो शेषफल को घटा दो, 23 में से 2 घटा दो क्या आ जाएगा 21, और 35 में से 2 घटा दो, 2 घटा दो क्या आ जाएगा 33। तो जो घटाने पर जो प्राप्त हुआ, अब बड़ी से बड़ी संख्या, अगर बड़ी से बड़ी संख्या आ गया तो इसका मतलब क्या निकालना है मासा, क्या निकालना है मासा, यानी कि 21 और 33 का मासा निकाल लो, क्या निकाल लेंगे मासा। कैसे,
21 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लो, 3 सत 21। और 33 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लो, 3 गुणे 11, है ना। ये तो करना आता ही होगा। अब मासा क्या आ जाएगा, जो सब में कॉमन हो और उसका न्यूनतम पावर। तो यहाँ 3 सब में कॉमन है और न्यूनतम पावर क्या होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या 3 है, जो 23 में विभाजित किया गया, 35 में विभाजित किया गया और हर स्थिति में शेषफल क्या आया, 2 प्राप्त हुआ। तो समझ में आया ना। जब बेटा बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए कहने के लिए मतलब बड़ी से बड़ी संख्या हो तो क्या करना है आपको, जो शेषफल आता है उस शेषफल को क्या करना है, घटा देना है। तो 245 में क्या करेंगे, बोलो। 245 में 5 घटा देंगे, क्या आएगा 240। और 1037 में 5 घटा देंगे, क्या आएगा 1032, है ना। अब इसका क्या करेंगे, 240 और 1032 का क्या निकाल लेंगे, मासा। खत्म, समाप्त हो गया। तो 240 का फैक्टर कर लेना आप लोग। ये बेटा आप लोग को फैक्टर करना आना चाहिए। तो 240 का फैक्टर क्या आएगा, 2 कितनी बार है, 4 बार है। 2 कितनी बार है, 4 गुणे 3 गुणे 5। अब क्या करेंगे, 1032 का निकाल लीजिए। 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 1 2 पंचे 10, 2 8 16, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 9 18, है ना। 3 से काटो, 3 चौक 12, 3 त्रिक 9 और 43 नहीं होगा, अभाज्य है। तो क्या करेंगे, 1032 का 2 का कितना होगा, घाते 3, 3 बार है, गुणे 3 और यहाँ 43 से भाग देंगे तो यहाँ 1 आएगा, तो गुणे क्या होगा 43। अब बेटा यहाँ मासा निकालना है, तो जो कॉमन हो, कॉमन क्या है बताइए, 2 कॉमन है और उसका न्यूनतम पावर सबसे छोटी घात क्या होगा, 3। 2 का घात 3 और यहाँ 3 है, यहाँ इसका न्यूनतम का, ये कॉमन है दोनों में, तो ये न्यूनतम घात क्या होगा 3। और यहाँ 43 कॉमन नहीं है, दोनों में नहीं है। 5 भी दोनों कॉमन है, इसको छोड़ देंगे। ये क्या आएगा, 2 का 3 बार गुणा करिए, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 और गुणे 3 बराबर क्या हो जाएगा, 24। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। अब अगर छोटी से छोटी संख्या जब बात करें तो छोटी से छोटी संख्या में आप क्या करेंगे, छोटी छोटी संख्या यानी कि मासा, सॉरी क्या निकालना होगा, लासा। वह छोटी छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में क्या हो, 7 शेषफल होगा, है ना। तो अब थोड़ा ध्यान देना है इसमें, यानी कि हमें वो छोटी छोटी संख्या बताना है, 35 से भाग दें और 56 से भाग दें और 91 से भाग दें, तो हर स्थिति में शेषफल क्या है, 7 है। हर स्थिति में शेषफल क्या है, 7 है। तो आप पहले क्या करेंगे बेटा, पहले आप 35 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना, तो क्या 5 सते 35, फिर 56 का निकाल लेना, 7 56, तो 2 दूना 4 दूना 8, तो यानी क्या हो जाएगा, 2 के घाते 3 गुणे 7 हो जाएगा। और 91 का, तो 13 सते 91, 7 गुणे क्या हो जाएगा, 13 गुणे 7 कर देते हैं, ये हो जाएगा। अब इसका लासा निकाल लो। इसका जब लासा निकालोगे तो लासा क्या होगा, लासा जो सब में कॉमन हो उसका सबसे बड़ी घात, यहाँ 7 क्या है, सब में कॉमन है और बड़ी घात क्या है, 1 है, तो 7 घाते 1 गुणे। अब यहाँ देखिए 5 किसी में कॉमन नहीं है और सबसे बड़ी घात लेना है, तो बड़ी घात क्या 1 है, तो 5 घाते 1 हो गया। 2 की घाते 3, 2 किसी में नहीं है और सबसे बड़ी घात क्या होगा 3। 13 नहीं है तो भी उतार लेंगे उसको, तो क्या आएगा, 2 दूना 4 दूना 8, 45, 40 सत्तर 4 सत्तर 28, 280 और 13 से भाग देंगे, तो 13 0 0 और 13 अट्ठे 104, 10 13 दूनी 26, 26 10 36, ये हो जाएगा 36 40। अब यहाँ करेंगे, अब यहाँ लिखना आपको अभीष्ट संख्या, क्या लिखेंगे, अभीष्ट संख्या। अभीष्ट संख्या क्या लिखेंगे, लासा किसका, 35, 56 और 91 का क्या आएगा, ये
प्लस जो शेष फल आया इसमें 7 जोड़ देना है। तो इसका शेष ये कितना है, इसका लासा कितना है 3640 और 7 जोड़ दो तो क्या आएगा 3647। तो बेटा अगर इस तरह क्वेश्चन आए तो पहले आप क्या करेंगे, छोटी छोटी संख्या में आप लासा निकालेंगे। अब ध्यान दे रहा, अभी जो संख्या है 35 से भाग देना, शेषफल पक्का है 7 आएगा। इसको 56 से भाग देना, पक्का है शेषफल 7 आएगा। और 91 से भाग दो, पक्का है शेषफल क्या आएगा 7 आएगा। तो इसके लिए अगर करना है तो पहले आप लासा निकाल के और उसके बाद जो शेषफल है उसको जोड़ देना है। मासा के लिए क्या करना है, पहले से इसको घटा देना और घटाने के बाद क्या करना है, मासा ले लेना बड़ी से बड़ी संख्या में। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि इतना समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और है, अगर मैं कहूँ वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसमें 70 और 125 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 8 प्राप्त हो। अब देखिए कुछ नहीं है, 70 125 कह रहा वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसमें 70 तथा 125 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 8 हो। यानी कि इसको भाग दें तो शेषफल 5 आए और इसको भाग दें तो शेषफल 8 आए। तो क्या करना है, बड़ी से बड़ी संख्या तो मासा निकालना है, लेकिन इसमें शेषफल 5 आए, इसमें शेषफल 8 आए। यानी कि 70 में 5 घटा दो 65 और 125 में 8 घटा दो 15 से 8 7 और 117। तो 117 और 65 का क्या निकाल लेंगे, मासा। मासा निकाल लोगे तो वही क्या आ जाएगा आपका कि वह संख्या होगा जो 70 में भाग देंगे तो शेषफल 5 आएगा और 125 में भाग देंगे तो 8 आएगा। इस तरह आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। वास्तविक संख्या का कोई भी क्वेश्चन आता है तो मुझे लगता है कि आप जरूर कर लेंगे, क्योंकि मैंने हर टाइप का क्वेश्चन लेकर के आपको बता दिया है। ठीक है, आप अगर इतना प्रैक्टिस कर लेंगे तो वास्तविक संख्या से जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको सॉल्व कर लेंगे। आप कमेंट करके ये बताइए कि अगला चैप्टर कौन सा शुरू करेंगे। अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर मैं एक चैप्टर अपने आप से लेकर के आएंगे, और हो सकता है मैं आपकी बार लेकर के आऊँ प्रायिकता का एक चैप्टर लेकर के आएंगे, क्योंकि प्रायिकता का क्वेश्चन आता है और बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग खूब मेहनत करिए, और जो भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।